NCERT. ओके, द लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है जीवित संसार, दैट मीन्स मतलब जहाँ पे चीज़ें अलाइव जिंदा चीज़ें रहती हैं, उसको लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। अब हम ये कैसे पता करें कि ये लिविंग वर्ल्ड का क्राइटेरिया क्या है? तो इसके लिए हमारे जो प्रोफेसर्स हैं या जो जिन्होंने NCERT लिखी है, उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए हैं जिससे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ नॉन लिविंग है। तो इसमें पहला है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करते हैं, पहला पॉइंट है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि मिट्टी के माउल्स हैं या सैंड ड्यून्स होते हैं, जो कि डिपोजिशन की वजह से, मतलब जमाव की वजह से मिट्टी उन पर जमा होती रहती है और वो ग्रो करते रहते हैं। तो क्या हम उनको भी लिविंग की इसमें कैटेगरी में लाएंगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माउल्स मिट्टी के नॉन लिविंग होते हैं। तो ये जो है बेसिक क्राइटेरिया नहीं है लिविंग का, और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रुप, ये बेसिक क्राइटेरिया नहीं रहा। दूसरा है रिप्रोडक्शन। ये बात तथ्य है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, पर हम ऐसे कपल्स को क्या करें जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्ट्राइल होते हैं, जैसे कि म्यूल खच्चर, वो स्ट्राइल होता है, रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये भी एक तरह का ऐसा क्राइटेरिया है जो डिफाइनिंग क्राइटेरिया की कैटेगरी में नहीं आता, मतलब जो इसको परिभाषित कर सके कि ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है, उसके क्राइटेरिया में ये नहीं आता। अगला क्राइटेरिया है मेटाबॉलिज्म। ये एक मात्र ऐसा क्राइटेरिया है जो डिफाइन करता है कि कौन चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग है। यहाँ तक कि जो मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी जो टेस्ट ट्यूब में होती है, वो भी एक लिविंग केमिकल रिएक्शन होती है, जो कि इन विट्रो में होती है। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में। तो ये जो प्रोसेस है वो लिविंग है, एरिया बेसिक नॉन लिविंग है। तो ये जो है एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा अगला जो क्राइटेरिया है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी न किसी तरह के सेलुलर एग्रीगेट में मिलते हैं, और सारे के सारे अगर लिविंग है तो अंदर सेल होगा ही होगा, और सेल होगा तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी होगी। तो ये भी एक तरह का डिफाइनिंग क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है। इसके अलावा एक है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो हो रहा है हम उसके प्रति कितने सजग हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आसपास जो कुछ होता है उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे कि आपने चुईमुई का पौधा देखा होगा, वो जैसे हम उसको टच करते हैं वो मुरझा जाता है, या कोई आप जानवर देख रहे हैं, एनवायरनमेंट में जैसे चेंज होते हैं उसकी बॉडी में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये हम अपने एनवायरनमेंट के प्रति किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमारी कॉन्शियसनेस होती है। और ह्यूमन इससे एक कदम आगे है, ह्यूमन के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इन ह्यूमन्स देयर इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस, वो एनवायरनमेंट के प्रति सजग तो है, उनमें कॉन्शियसनेस तो है ही, लेकिन वो अपने प्रति भी सजग कि हम अपने आप को किस तरह डेवलप कर सकते हैं, किस तरह हम बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जो केवल ह्यूमंस में है, और ये जो कॉन्शियसनेस है ये एक डिफाइनिंग क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का। तो इसमें जो ऊपर वाले दो क्राइटेरिया हैं, मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, रिप्रोडक्शन, ये डिफाइनिंग क्राइटेरिया नहीं है, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये डिफाइनिंग क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने की। अब अगला जो टॉपिक है वो डाइवर्सिटी है, विविधता। जीवों में विविधता, अलग अलग तरह के मतलब जीव होते हैं, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में जब अलग अलग तरह के जीव एक तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा, और इसको स्टडी करने के लिए एक तरह का प्रोसेस है, हमने एक टेक्निक डेवलप की है जिससे हम अलग अलग तरह के जीवों को एक सिंपल वे में स्टडी कर सकें। उसको कहते हैं टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी जो वर्ड है ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, टेक्सिस जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और दूसरा वर्ड जो है वो है नोमस जिसका मतलब होता है लॉ।
तो टैक्सोनॉमी का मतलब हो गया अरेंजमेंट लॉ। हम किसी चीज़ को अरेंज करने के लिए क्या हमने नियम निर्धारित किया है, वो जो है ये टैक्सोनॉमी है। ये वर्ड सबसे पहले APD कैंडोले ने कॉइन किया था। उनकी बुक में जो कि जिसका नाम है थ्योरीज एलिमेंटेरे डी ला बोटानिका, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये बुक, इसमें इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी वर्ड को कॉइन किया था। अब टैक्सोनॉमी में फर्दर हम स्टडी करने के लिए इसको डिवाइड किया गया है 3 अलग अलग पॉइंट्स में टैक्सोनॉमी को, जिसका पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब जब हम किसी चीज़ को सबसे पहले देखते हैं, किसी जीव को सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जीव है क्या एक्चुअली। तो इस प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद नोमेनक्लेचर प्रोसेस आती है। नोमेनक्लेचर में हम उसकी नेमिंग करते हैं, उसके स्पीसी के हिसाब से, उसके जीनस के हिसाब से उसकी नेमिंग की जाती है। तो इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमको क्लासीफाई करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है, नॉन कोऑर्डिनेट है, किस फाइलम में बिलोंग करता है, किस ऑर्डर का है, किस क्लास का है। इस तरह इसको क्लासीफाई करते हैं। तो ये टैक्सोनॉमी के 3 पार्ट हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये तीनों, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये तीनों पार्ट हैं टैक्सोनॉमी के। ठीक है। अब टैक्सोनॉमी की ब्रांच एक है जिसे ओल्ड सिस्टमेटिक्स कहते हैं। ये फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओल्ड सिस्टमेटिक्स कहते हैं। तो ये जो है ओल्ड ब्रांच है सिस्टमेटिक्स की। ये सिस्टमेटिक्स जो है टर्म जो ये प्रपोज किया था लीनियस ने, कैरोलर लीनियस, जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, कैरोलर लीनियस, मॉडर्न टैक्सोनॉमी का कहा जाता है। तो उन्होंने ये जो सिस्टमेटिक्स वर्ड है ये लीनियस ने प्रपोज किया था, लीनियस ने प्रपोज किया था। इसमें ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं। और ये जो ओल्ड सिस्टमेटिक्स है ये कंपैरेटिव स्टडी है ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। अब ये आप बस इतना याद कर लीजिए कि इस वर्ड को लीनियस ने प्रपोज किया था, और ये पुराने तरीके से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इनके द्वारा ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते थे या क्लासीफाई करते थे। अब नया है न्यू सिस्टमेटिक्स। ये जो ब्रांच है न्यू सिस्टमेटिक, ये दी गई थी जूलियन हॉक्सले के द्वारा। इसमें जो इंक्लूड किया गया डिस्क्रिप्शन में, मतलब इसमें ये किस तरह ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता था, तो उसमें जो कैरेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं उसमें पहला है ऑल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, और along with the structure of cells, सेल स्ट्रक्चर्स को एंड डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म। तो ये न्यू सिस्टमेटिक्स जो है ये ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का क्राइटेरिया सब है। इसमें ऑल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, मतलब बॉडी के बाहर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर्स हैं या टेढ़ी है या बाईपेडल लोकेशन है, लोकोमोशन है या क्वाड्रूपेडल लोकोमोशन है, मतलब 4 पैरों में चलता है या 2 पैरों में चलता है, ये चीज़ें इसमें आ गई। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब उसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी डिफाइन करेगी। सेल स्ट्रक्चर, उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, अगर सिंगल सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरह से वो डेवलप होता है, छोटे से बड़ा होता है। और उसकी इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, मतलब वो इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन उसकी क्या है, पर्यावरण में वो किस तरह से रूल होता है। तो ये न्यू सिस्टमेटिक्स में आ गया। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ, तो वो पॉइंट्स जो हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो ये इसका
टेक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल महत्व क्या है? इसका प्रैक्टिकल महत्व है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। तो अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना ही इसका प्रैक्टिकल भौतिक महत्व मतलब प्रैक्टिकल महत्व है। अब एक ये पॉइंट है जो एनसीईआरटी डायरेक्ट लिया गया है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है, जैसे कि अमेजियन रेन फॉरेस्ट हैं जो दुनिया के, उनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है कोरल रीफ में मिलती है। कोरल रीफ तो आप जानते होंगे, समुद्र में जो कोरल्स होते हैं वो रीफ बिल्डिंग करते हैं, मतलब उनके डेड बॉडी पार्ट्स जो होते हैं जो रिमेन्स रह जाते हैं उससे वो रीफ की बिल्ड होती है। तो वहाँ पे भी मतलब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अब दुनिया में टोटल डिस्क्राइब स्पीसीज कितनी है? तो ये है 1.7 to 1.8 मिलियन। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में।